आगे हम लोग आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, अगर आपको अचानक से कह दिया जाए कि आप जाके 4 व्हीलर को ड्राइव कीजिए और आपने कभी ड्राइविंग इसके पहले की ही नहीं हो या आपने कभी सिखाई नहीं हो, इज़ इट पॉसिबल टू ड्राइव एट द फर्स्ट टाइम? अगर आपको कहा जाए कि आपको स्टेशन से जाके अपने किसी रिलेटिव को लेके चले आना है, ठीक है, उनको वेलकम करके ले आना है अपने घर पे, और आपने इसके पहले कभी भी 4 व्हीलर को ड्राइव ही नहीं किया है, आपको इसकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, आपने ड्राइविंग सिखाई नहीं है, तो क्या पॉसिबल है आप लेके चले आओगे? डेफिनेटली नहीं, ठीक है। उसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ उसका लॉक है, किस पोजीशन में लॉक है, कहाँ खींचने से उसका लॉक डिटैच होगा, कहाँ से प्रेस करेंगे, कहाँ से गैस निकलेगी उसकी, कितनी क्वांटिटी में करना है, आपको मूवमेंट कैसे कराना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जब सिचुएशन है कि आपके लिए एक सेकंड कीमती है, आपका एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। फायर डेवलप हुआ तो जितनी जल्दी हम बुझा सकें, एक्सीडेंट हुआ तो जितनी जल्दी उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ एक मिनट एक सेकंड कीमती है, और वहाँ आपका फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स चले ही नहीं, आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स कोई चलाना ही नहीं जाने, तो डेफिनेटली सिचुएशन सीवियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आ जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, ऑपरेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, इन द इवेंट ऑफ फायर ऑन इलेक्ट्रिकल मेन्स और एपरेटस द इफेक्टेड पार्ट शैल इमीडिएटली बी कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इन इवेंट ऑफ फायर, यानी जब भी फायर डेवलप होता है ना इलेक्ट्रिकल मेन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेन्स या एपरेटस पे, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो इफेक्टेड पार्ट है उसको हम कंप्लीटली आइसोलेट कर दें। किससे? सोर्स ऑफ सप्लाई से, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई आता रहेगा तो आपका जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो होता रहेगा, फॉल्ट करंट फ्लो होता रहेगा तो एक्सेसिव हीटिंग होती रहेगी, एक्सेसिव हीटिंग होती रहेगी तो फायर तो और डेवलप होते जाएगा, उसको तो बुझाना और भी नहीं पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि अगर कभी इलेक्ट्रिकल फायर डेवलप हो रहा है आपके इलेक्ट्रिकल मेन्स में या किसी एपरेटस के अंदर, तो सबसे पहले हमें इफेक्टेड पार्ट को इमीडिएटली और कंप्लीटली आइसोलेट कर देना होगा सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, बुझाने से पहले हमें यह ध्यान में देना होगा कि जो चीज़ क्रिएट कर रहा है उसको तो हटाएं पहले। फायर को एक्सटिंग्विश करने से पहले फायर के क्रिएशन का जो कारण है, उसको जहां से एनर्जी मिल रही है और फायर और डेवलप हो रहा है, सबसे पहले तो सोर्स को हटाएंगे, तब तो बुझाने की बात सोचेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। फायर एक्सटिंग्विशर्स which are not insulated should never be employed in fighting fires near exposed live conductors, ठीक है। अब और भी ध्यान देना है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है ना, उसमें भी आता है इंसुलेटेड एंड नॉन इंसुलेटेड टाइप, ठीक है। वो हमेशा ध्यान में देना है कि हमने जो पार्ट से उस फायर एक्सटिंग्विशर्स को पकड़ रखा है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है कि नहीं। अदरवाइज जहाँ लाइव मेन्स है, ठीक है, जहाँ लाइव मेन्स के एक्सपोज्ड कंडक्टर हैं, वहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि उन कंडक्टर से टच में आए तो भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। टच में नहीं भी आए और बहुत हाई रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तो पता चला कि एयर का कॉलम, अगर हम बहुत नज़दीक हैं उन कंडक्टर्स के, तो बीच के एयर के कॉलम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज एयर में जंप करके इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जो इंसुलेटेड नहीं है उनको हम नहीं यूज़ करेंगे एक्सपोज लाइव कंडक्टर के नज़दीक में, ठीक है। फॉल्ट ऐसी जगह हुआ है जहाँ एक्सपोज लाइव कंडक्टर है, वहाँ के फायर को एक्सटिंग्विश करते समय हम लोग वैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को नहीं यूज़ करेंगे जो इंसुलेटेड नहीं है, यानी हम लोग हमेशा इंसुलेटेड वाले को ही यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ओनली सच फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मेन्स एंड एपरेटस व्हिच आर मार्क्ड एज सुटेबल फॉर दिस पर्पज। और डेफिनेटली आप फायर एक्सटिंग्विशर्स पे देखेंगे तो उससे भी कई चीज़ों की रेटिंग होती है, बहुत सारा स्पेसिफिकेशन रहता है, तो हमें ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करना है जहाँ ये चीज़ मार्क किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल फायर्स के एरियाज में फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि वो इंसुलेटेड टाइप वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, व्हेन यूजिंग फायर होज it should be ensured that jet of water should not come into contact with live conductor। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि नॉर्मली जब फायर का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलता है। कहीं ना कहीं हमें बड़ी चीज़ों को लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें वाटर को वहाँ लाना पड़ता है। लेकिन जाहिर है वाटर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का कारण भी वो बनेगा,
क्योंकि आपके वाटर के अंदर जो मिनरल्स अवेलेबल हैं वो हमेशा कंडक्शन को कराने का कारण बनते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा, आपने देखा होगा कि नई बिल्डिंग्स जो बनती है ना, तो बिल्डिंग्स बाई लॉज के हिसाब से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारा हॉज पाइप्स रखा जाता है, ठीक है। बड़े पाइप को, मोटे पाइप को हम लोग हॉज कहते हैं। तो हॉज ही कंप्लीट वर्ड है, लेकिन लोग हॉज पाइप बोल देते हैं। हॉज पाइप इज़ नॉट टेक्निकली करेक्ट, हॉज बोलना ही सिर्फ सही है, लेकिन लोग बोल देते हैं हॉज पाइप। तो बड़े बड़े जो हॉज रखे हुए हैं कि जब फायर डेवलप होगा तो ये मोटर से कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग मोटर को ऑन करेंगे और एक मोटा जेट निकलेगा वाटर का, और वो मोटा जेट हाई वेलोसिटी से वाटर ड्रॉपलेट्स का स्प्रे होगा जहाँ कहीं भी फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क जहाँ हो रहा है वहाँ पर अगर हमें हॉज यूज़ करना भी है तो हमें ध्यान देना है कि वाटर जेट जो है ना वो लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं आए। जहाँ लाइव कंडक्टर नहीं है वहाँ भले ही हम लोग बचाव के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लाइव कंडक्टर है ये वाटर उस सर्किट को कंप्लीट करने का या शॉर्ट कराने का कारण बन जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि अगर हॉज यूज़ भी हो रहा है तो हम लोग वाटर के जेट को कभी भी लाइव कंडक्टर पे नहीं जाने दें, ठीक है। आगे आ जाना है, आगे अगले पॉइंट में, इट इज़ डेंजरस टू थ्रो अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, अ वेट ब्लैंकेट और ए स्ट्रीम फ्रॉम ऑर्डिनरी सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर्स ऑन लाइव मेन्स और एपरेटस, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि ये बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत डेंजरस है कि अगर हम वाटर का स्ट्रीम फेंकें लाइव कंडक्टर्स पे, ठीक है, या लाइव मेन्स या एपरेटस पे, हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर अगर फेंकना भी हो किसी वजह से तो वाटर को ब्रेक करके फेंकना है। मीन्स इतना स्प्लैश ऑफ वाटर, स्प्लैश मतलब छींटा या वाटर का कुछ एक कंबाइंड पोर्शन या वाटर का कुछ एक कंबाइंड मास, इतना स्प्लैश ऑफ वाटर हम फेंकेंगे इस तरह से, लेकिन ये डिस्क्रीट होना चाहिए, कंटिन्यूअस वाटर नहीं। यानी यहाँ से कंटिन्यूअस फ्लो देंगे लाइव मेंस में, कंटिन्यूअस फ्लो देंगे लाइव कंडक्टर पे, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस फ्लो ही एक कंडक्टिंग पाथ दे दिया और वहाँ से जिसने ये पकड़ा था उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। तो वाटर फेंकेंगे भी ना तो स्ट्रीम ऑफ वाटर कभी नहीं, वाटर की धार कभी नहीं, डिस्क्रीट स्प्लैश, यानी इतना पानी का छींटा जा रहा है, इधर से कनेक्शन ब्रेक है, अगला पानी का छींटा जा रहा है, पानी का कनेक्टिविटी नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। तो ये आप सबको पता है कि स्ट्रीम होगा तो यहाँ से ये कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल शॉक का कारण बनेगा। तो हमें ध्यान देना है कि ये बहुत डेंजरस है कि हम लोग स्ट्रीम ऑफ वाटर फेंकें, वाटर की धार फेंकें, ठीक है। या फिर अब होता है ना, आप लोगों को सिखाया गया होगा कभी कभी फायर कहीं डेवलप हुआ किसी पर्सन के शरीर में तो हम लोग को कंबल से ले जाकर उसको ढक देना चाहिए, खासकर गीले कंबल से। नतीजा होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, वो पर्सन पैक हो गया सब तरफ से, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे ही सपोर्टर ऑफ कंबशन हटा वहाँ पे फायर बंद हो गया। लेकिन वो वेट ब्लैंकेट को लाइव मेंस के पास नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्लैंकेट वेट है, लाइव मेंस से अगर टच में आया और दूसरा छोर कोई पर्सन पकड़े हुए है तो वेट होने की वजह से, उस पानी के मॉइस्चर की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से वो कंबल भी इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करने लगेगा क्योंकि वो भीगा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये बहुत डेंजरस है, स्ट्रीम ऑफ वाटर फेंकना या वेट ब्लैंकेट, गीले कंबल को, चादर को यूज़ करना आग बुझाने के लिए, और ए स्ट्रीम फ्रॉम ऑर्डिनरी सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर्स, या फिर जो ऑर्डिनरी एक्सटिंग्विशर्स रहता है ना, सोडा एसिड वाला, जो घर वगैरह के अंदर यूज़ होता है, नॉर्मल फायर के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। तो जो सोडा एसिड को थ्रो करता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको भी नहीं हम लोग को यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल वाले फायर के क्षेत्र में, क्योंकि सोडा एसिड वाला होता है वो भी कंडक्टिंग मीडियम बना देता है, वहाँ भी हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन होता है और उस आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में देना है, रखना है कि ये बहुत डेंजरस है कि हम लोग डायरेक्टली स्ट्रीम ऑफ वाटर थ्रो करें मेंस और एपरेटस पे, या हम लोग गीला कंबल या गीला चादर यूज़ करें, या फिर हम लोग ऑर्डिनरी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स के धार को हम लोग वहाँ पे फ्लो कराएं, हम लोग धार को वहाँ फेंकें फायर को बुझाने के लिए लाइव मेंस और एपरेटस में। ये हमेशा बहुत डेंजरस होगा, ठीक है। व्हेन फाउंड नेसेसरी टू यूज देम हैव ऑल नाइबरिंग मेंस और एपरेटस मेड डेड। अगर हमें लगता है कि ये सब यूज़ करना जरूरी है, ये तीनों चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रीम ऑफ वाटर या वेट ब्लैंकेट या आपका जो नॉर्मल सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स है, तो वो अगर आपको लगता है कि उसे यूज़ करना जरूरी है तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना होगा कि सारा नाइबरिंग मेंस को आपने ऑफ कर दिया है, सारे एपरेटस को आपने डेड कर दिया है, यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने अगर हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, डी एनर्जाइज कर दिया है, डेड कर दिया है, तब आप कर सकते हैं भले ही यूज़, लेकिन लाइव में कभी भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग।
A CO2 extinguishers offer the advantage of extinguishing the fire, cooling the apparatus and leaving no residue and having no adverse effect on the insulation and metal parts, and it may be used on the online circuits. अब देखो सबसे बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर्स डेफिनेटली CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट, जो फ्रेश ऑक्सीजन एयर से मिल रहा था उसका कांटेक्ट फायर वाले रीजन में हट जाता है, ठीक है, एक कवरिंग जैसा बना देता है CO2, और कवरिंग होने की वजह से जो नॉर्मल ऑक्सीजन नॉर्मल एयर से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता है, एंड डेफिनेटली यू नो दैट द ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे ही सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं मिलेगा फायर एक्सटिंग्विश होने लगेगा। और साथ साथ और भी खास बातें हैं इसमें, जो CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स है ना उसमें कुछ एडवांटेजेस वो ऑफर करता है, कुछ एडवांटेजेस उसके हैं। कौन सा? तो डेफिनेटली ये फायर को तो बुझाएगा ही, फायर को एक्सटिंग्विश करेगा ही, साथ साथ ये कूल भी करता है। CO2 की प्रॉपर्टी है कि वो कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, तो एपरेटस को कूल भी करेगा, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा इसमें, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। जैसे होता है ना किसी चीज़ से आग बुझाएं और पता चला कि उसका कचरा ही बाद में बहुत ज़्यादा जमा हो गया उसकी वजह से, उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो ये भी इसमें एक एडवांटेज है। इसमें जो कुछ बहुत सारे एडवांटेज है उसमें है क्या कि डेफिनेटली ये फायर को तो एक्सटिंग्विश करेगा ही, आपके एपरेटस को भी कूल करेगा, साथ साथ इसमें कोई बचे खुचे रेसिड्यू भी नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा फायदा है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट यानी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है आपके इंसुलेशन पे या किसी मेटालिक पार्ट पे। मतलब ऐसा हो कि मान लो सपोज दैट, इमेजिन करो कि हमने फायर को बुझाने के लिए किसी चीज़ को यूज़ किया, उसने फायर को बुझा दिया, लेकिन हमारे जो कंडक्टिंग पार्ट्स थे, हमारे जो इक्विपमेंट के मेटालिक पार्ट थे या हमारे जो वायर्स के इंसुलेटर्स थे उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके उनको ख़राब कर दे। तो ऐसा होना तो हमेशा मुश्किल होगा कि फायर को तो बुझा दिया लेकिन पता चला कि हमारे पूरे सर्किट को, हमारे पूरे इक्विपमेंट को खराब कर दिया, हमारे पूरे मशीन के सिस्टम को खराब कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है, कि साथ साथ इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ना इंसुलेशन पे ना मेटल पार्ट्स पे, यानी ये हर तरह से बेहतर है, हर तरह से सेफ है, ठीक है। एंड इट मे बी यूज ऑन ऑनलाइन सर्किट, और डेफिनेटली इसको हम लोग ऑनलाइन सर्किट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो एनर्जाइज सर्किट है, लाइव सर्किट है, उस पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइव मेंस और एपरेटस पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेंस इट इज़ प्रिफर्ड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फॉर मोस्ट इलेक्ट्रिकल फायर, और इसीलिए ये जो CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स है और फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फायर के केस में, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स और रह गए, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, हाउएवर व्हेन अप्लाइड कन्फाइंड स्पेसेस सच एज द इंजन रूम ऑफ ए शिप, CO2 शुड बी पर्स्ड विथ एयर बिफोर वर्कमैन आर अलाउड टू एंटर, ठीक है। अब देखो, अब है क्या कि हमने देखा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ। हमने देखा कि बहुत सारा एडवांटेजेस है जिसकी वजह से इसको सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट हम लोग मान के चलते हैं, सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर मान के चलते हैं। क्या क्या था उसमें, क्या क्या फ़ायदे थे कि ये फायर को तो एक्सटिंग्विश करता ही है, कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, और क्या कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पे, आपके मेटालिक पार्ट्स पे। गॉट दैट, ठीक है। तो इसके वजह से ये बहुत बेहतर था। हम लोग लाइव सर्किट पे, हम लोग ऑनलाइन सर्किट पे, हम लोग एनर्जाइज सर्किट पे इसको यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और साथ साथ एक और था, एक और आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए, ये कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसका कोई बचा खुचा चीज़ भी नहीं होता है उसके ऑपरेशन के बाद। तो ये सब बेहतर चीज़ें थी जिसकी वजह से सबसे बेहतर फायर एक्सटिंग्विशर्स को माना जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेशंस भी है। डेफिनेटली CO2 है, CO2 बहुत ज़्यादा अगर आपके चारों तरफ कर दिया जाए, आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये अगर कन्फाइंड स्पेसेस में यूज़ हो रहा है ये एक्सटिंग्विशर, यानी ऐसे स्पेसेस में जिसमें जगह बहुत कम है, ठीक है, वहाँ अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंजन रूम हुआ, इंजन रूम, शिप के अंदर का जो इंजन रूम होता है वो बहुत छोटा स्पेस होता है, अगर वहाँ फायर को बुझाने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ के जो पर्सन होंगे उनको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो फायर की वजह से उनका ही सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आग तो बुझेगी, लेकिन CO2 का जब चारों तरफ CO2 का जमावड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एयर के सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, उस केस में हमें क्या करना होगा, तो CO2 शुड बी पर्स्ड विद एयर बिफोर वर्कमैन आर अलाउड टू एंटर, ठीक है। तो जब फायर एक्सटिंग्विशिंग हो रही है ना, फायर एक्सटिंग्विश के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब फायर एक्सटिंग्विश हमारे फायर बुझने के कंडीशन में जब हमारा है और हम लोग वर्कमैन को वहाँ अंदर इंटर करने दें, उसके पहले हम लोग उसके साथ एयर को, नॉर्मल एयर को जाने देंगे, तभी किसी को अंदर जाने देंगे।
यानी कन्फाइंड स्पेस में, छोटे स्पेस में अगर हमने इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया और इसके बाद आपको जब लग रहा है कि हम आग बुझाने की कंडीशन में है, कुछ लोगों को अंदर जाने देना है सर्किट को बचाने के लिए, किसी चीज़ को बचाने के लिए, कोई पर्सन वहाँ फंसा हुआ उसको निकालने के लिए, किसी को अगर अंदर जाने देना है तो सबसे पहले एयर को पर्ज कर देना होगा, नॉर्मल एयर को थ्रो करना होगा अंदर, सो दैट कि कुछ तो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो, तब किसी पर्सन को एंटर करने देना होगा। व्हाट दैट? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट में। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स इज सेटिस्फैक्ट्री एंड मे बी यूज्ड ऑन लाइव सर्किट्स। ठीक है, कुछ कुछ ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं, उनको पैकेट्स में, सर्टेन पैकेट्स में करके रखा जाता है और उनको भी स्प्रे किया जाता है। ये ऑनलाइन सर्किट्स में यूज़ किए जा सकते हैं, यानी लाइव सर्किट्स के फायर जहाँ डेवलप हो रहा है लाइव सर्किट्स में, वहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हाउएवर इट लीव्स रेसिड्यू, और लेकिन हाँ एक मुश्किल है कि ये रेसिड्यू लीव करता है। कौन सा? तो ड्राई केमिकल वाले जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, एंड डज नॉट कूल द apparatus सो इफेक्टिवली एज डज द CO2 एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स का काम सेटिस्फैक्ट्री होता है, इसको लाइव सर्किट में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक परेशानी है, एक दिक्कत है कि ये रेसिड्यू छोड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ बची खुची रेसिड्यू के फॉर्म में डेवलप हो जाती है वहाँ पे काम होने के बाद, और साथ साथ एक बड़ा डिमेरिट है कि apparatus को ये कूल नहीं करता है जिस तरह वो करता था CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स जो है ना वो कूल नहीं करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग आ जाते हैं। A carbon tetrachloride extinguishers will put out the fire and cool the apparatus, but excessive use of this agent will be detrimental to the insulation and metal parts। ठीक है, अब एक और टाइप है इस फायर एक्सटिंग्विशर का जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का एक्सटिंग्विशर्स है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है, वो अगर हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वो क्या करता है? ठीक है, फायर को तो बुझाएगा ही, साथ साथ कूलिंग भी प्रोवाइड करता है apparatus को, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ सही नहीं होता है। इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए इस एजेंट का, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल है इंसुलेशन को, यानी इंसुलेशन को डैमेज करने वाला है। ठीक है, और मेटल पार्ट्स को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर्स है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, क्योंकि ये ठंडा आग को बुझाता है, जो मटेरियल्स हैं उनको कूल भी करता है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज से हमें बचना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसुलेशन को डैमेज करता है, कहीं ना कहीं ये मेटल पार्ट्स को डैमेज करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो वेरी टॉक्सियस एंड शुड नॉट बी यूज्ड शुड बी यूज्ड इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस। और ये भी ध्यान में रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना वो टॉक्सियस है। ठीक है, मीन्स वो एक तरह से क्या कहा जाए, वो पॉइजनस है, टॉक्सियस है, टॉक्सिन्स क्रिएट करने वाला है, मीन्स हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए या लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, तो जाहिर है इसको वेल वेंटिलेटेड स्पेस में ही यूज़ करना चाहिए, कॉम्पैक्ट स्पेस में या अनवेंटिलेटेड स्पेस में नहीं यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज सफोकेशन एंड लॉस ऑफ ब्रीदिंग की वजह से डेथ हो सकता है, या मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, पर्सन का डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। वाटर स्प्रिंकल्स एंड स्ट्रीम स्मूदरिंग apparatus may be used only after the circuit is de-energized। और डेफिनेटली वाटर को स्प्रे करने वाला जो चीज़ है ना, वाटर का जेट छोड़ने वाला, स्ट्रीम छोड़ने वाला, इन सब चीज़ों से जब हम लोग आग बुझाते हैं, उसका यूज़ हम लोग तभी कर सकते हैं जब सर्किट de-energize हो जाए। ठीक है, ये तो ऑब्वियस चीज़ है, ये सबको पता है कि जाहिर है वैसा चीज़ जो कहीं ना कहीं लाइव मेंस में शॉर्ट ना करा दे, या कहीं जिसके वजह से लोगों को शॉक ना लग जाए, जो कहीं से कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ ना बना दे, तो जाहिर है वाटर का स्ट्रीम जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ भी बना देगा, या किसी apparatus के बीच में गया वहाँ उनके बीच में शॉर्ट करा देगा। तो इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों को तभी यूज़ कर सकते हैं जब सर्किट de-energize हो गया हो। ठीक है, सच सिस्टम हैव बीन बिल्ट इनटू लार्ज मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और इस तरह के जो सिस्टम जो है ना, जो लार्ज मशीन पे यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर पे यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वाटर स्प्रिंकलर वगैरह जो है ना, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में आप लोगों का तो खैर मशीन डिज़ाइन का पेपर नहीं होता है, बीटेक में एक मशीन डिज़ाइन का पेपर होता है, तो वहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर्स को और भी बहुत तरीके से कैटेगराइज करते हैं कूलिंग के कंडीशन पे। ठीक है, कूलिंग के कंडीशन पे कि अंदर की कूलिंग कैसे है, ट्रांसफार्मर के अंदर की कूलिंग कैसे है, और ट्रांसफार्मर को बाहर से कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स्ड कूलिंग दे रहे हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन से कूलिंग होने दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे जो हेवी पावर ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें क्या होता है, हम लोग वाटर के पाइपलाइंस को गुजारते हैं, या कहीं कहीं वाटर को स्प्रिंकल कराते हैं।
ठीक है। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा जहाँ कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग के लिए आपने देखा होगा कि इस तरह से बहुत सारे पाइपलाइन होते हैं। आपने आइसक्रीम फैक्ट्री या कोल्ड स्टोरेज के पास आपने देखा होगा तो इस तरह से बहुत सारे पाइपलाइंस गुजारे हुए होते हैं एक सर्टेन हाइट पे, और इन पाइपलाइंस से वाटर स्प्रिंकल होता रहता है। वाटर स्प्रिंकल करने वाले पाइपलाइंस अलग रहते हैं और गैसेस को ले जाने वाले पाइपलाइंस अलग रहते हैं। वाटर स्प्रिंकल वाले पाइपलाइंस में छेद रहते हैं, उससे वाटर गिरता रहता है और एटमॉस्फेयर की वजह से वाटर इसका हीट लेके इवोपरेट हो जाता है। यानी इसके बीच में जो गैस के पाइपलाइन है, जिस गैस को हमें कूल करना है, उसके चारों तरफ हमने वाटर के पाइपलाइन को रखा है, उसमें छेद है, वाटर का स्प्रे हो रहा है, हाइट से स्प्रे हो रहा है। हाइट से स्प्रे होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट कूल हो रहा है। कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट जो है, कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट इसके टच में आ रहा है इस गैस के, और गैस के हीट को लेके वो वाटर इवोपरेट हो रहा है। यानी इसके हीट को ये कंज्यूम कर ले रहा है और वेपर बन के निकल जा रहा है। तो इसके हीट को ये कंज्यूम कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें से हीट निकल रहा है तो यहाँ कूलिंग हो रही है। तो ये जो वाटर स्प्रे वाला मैकेनिज्म है ना, कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। और कहाँ होता है तो ज़्यादातर हम लोग लार्ज मशीन पे यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर्स पे, वहाँ वो वेरी इफेक्टिव होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसको हम आग बुझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो तभी यूज़ करें जब हमारा सर्किट डीएनर्जाइज हो गया हो। गॉट दैट? ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग। द सीरियस ड्रॉबैक टू देयर एक्सटेंडेड यूजेज इज टाइम रिक्वायर्ड टू क्लीन एंड ड्राई द apparatus बिफोर इट कैन प्लेस्ड इन बैक इनटू सर्विस। और एक और चीज़ ध्यान देना है, जो वाटर स्प्रिंकल वाला सिस्टम है ना, वाटर स्ट्रीम वाला सिस्टम है, यानी वाटर को स्प्रिंकल करके जो हम आग बुझा सकें, वाटर के जेट से, वाटर के धार से, पानी की धार से जो हम आग बुझा सकें, डेफिनेटली हम कब यूज़ करेंगे? जब सर्किट डीएनर्जाइज हो गया हो। लेकिन इनके यूज़ के साथ परेशानियाँ भी हैं, क्योंकि एक सबसे सीरियस ड्रॉबैक क्या है कि इनका एक्सटेंडेड यूज़, इनको यानी ज़्यादा टाइम तक हम लोग यूज़ करेंगे तो इनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि वाटर के अंदर जो सेडिमेंटेशन होता है, वाटर के अंदर जो आपका पार्टिकल्स है, जो उसका मिनरल्स का कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, आपने घर में देखा होगा, ऑलमोस्ट अभी सबके घर में वाटर प्यूरिफायर में आरओ सिस्टम लगा रहता है। आरओ सिस्टम इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, नॉर्मली होगा क्या, नॉर्मली तो आप सबके यहाँ वाटर प्यूरिफायर में आरओ यूज़ होता होगा। द फुल फॉर्म ऑफ आरओ इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। होता क्या है कि चीज़ों का फ्लो कैसे होता है, तो आप लोग सबको पता है कि कभी भी फोर्स लगेगा तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ लगेगा, नेचुरल जो लगेगा फोर्स। कभी भी अगर हीट का फ्लो होगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। उसी तरह अगर किसी लिक्विड में कंसंट्रेशन है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, तो इस कंसंट्रेशन में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर होगा, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन रीजन। यानी मान लो यहाँ पर बीच में एक झिल्ली लगा दें हम, ठीक है। झिल्ली यानी मेम्ब्रान। आपने देखा होगा आपके आरओ सिस्टम में मेम्ब्रान लगता है, कभी उसके पर्सन से आप बात कीजिए जो बनाने आता है, तो आरओ मेम्ब्रान रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो एक झिल्ली होती है जिससे हमने दो तरह के लिक्विड्स को सेपरेट किया है। एक में सस्पेंडेड पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक में सस्पेंडेड पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है। पार्ट ए में सस्पेंडेड पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है, पार्ट बी में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इस झिल्ली में जो पोरस है, यानी बहुत बारीक बारीक छेद हैं, ये मेम्ब्रान है, ठीक है। इस मेम्ब्रान में से पार्टिकल्स का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर कंसंट्रेशन हाई है पार्टिकल्स का, इधर कंसंट्रेशन लो है। यानी बी में कंसंट्रेशन हाई है पार्टिकल्स का, ए में कंसंट्रेशन लो है। कहाँ से कहाँ पार्टिकल फ्लो करेगा मेम्ब्रान से होके? हाई टू लो, यस। मीन्स बी से ए की तरफ फ्लो करेगा ना। बी हायर कंसंट्रेशन का है, ए लोअर कंसंट्रेशन का है, तो फ्लो करेगा बी से ए की तरफ, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एग्री? ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स पे जो डिपेंड करे, यानी फ्लूइड के कंसंट्रेशन पे, जो नेचुरल कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड करे। और इसका उल्टा हम लोग कराते हैं, रिवर्स कराते हैं, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस ही आपके प्यूरिफायर में होता है, दैट इज आरओ प्यूरिफायर, जो हम लोग आरओ बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपको इस वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कम करना है। इसी सस्पेंडेड पार्टिकल का टेक्निकल नेम है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, TDS।
आपका जो बनाने वाला आता होगा ना वाटर प्योरीफायर, वो बोलता होगा TDS कितना पे एडजस्ट करने, 80 पे, 60 पे, 100 पे, दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड को कम करना है। आपके नेचुरल वाटर में 400 से ऊपर TDS है, आपको 80 पे लाना है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, हम लोग प्रेशर अप्लाई करके इस नेचुरल प्रोसेस के उल्टा करेंगे, यानी रिवर्स करेंगे। ये ऑस्मोसिस था, यानी नेचुरली हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ पार्टिकल का फ्लो होना, दैट इज ऑस्मोसिस। हम लोग रिवर्स करते हैं, यानी प्रेशर अप्लाई करके हम लोग इसमें से पार्टिकल को निकाल के, यानी लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल को हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं और इसका कंसंट्रेशन और कम कर देते हैं। यही आपका टारगेट है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं उनको कम करना है। ये हम लोग प्रोसेस कराते हैं, इसी पे आपका RO सिस्टम काम करता है। तो ये नेचुरल वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि टब वगैरह या पानी का बाल्टी बहुत दिन तक छोड़ दो तो वाइट उस पर जम जाता है, या वाटर को बॉयल करो उसके बाद देखो तो वाइट जम जाता है। वो सेडिमेंटेशन इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस टोटल डिजॉल्व सॉलिड की वजह से है। तो होता क्या है कि जो आपका वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है ना, आग बुझाने वाला, जिनको सर्किट डे एनर्जाइज होने के बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं, उनके साथ मेंटेनेंस रख रखाव का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सटेंडेड यूजेज हम लोग करेंगे ना, लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इनको साफ करना एक लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि वाटर अंदर से पाइपलाइन से गुजर रहा है, छोटे छोटे जेट्स से पाइपलाइन गुजर रहा है, वो सारे जेट जाम हो जाएंगे। आपने अपने घर के शावर में देखा होगा, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा कि आपके घर का जो शावर है ना, शावर के जो बारीक बारीक छेद होते हैं वो कुछ समय बाद बंद होने लगते हैं। क्यों? तो ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड की वजह से सेडिमेंटेशन हुआ, उसने ब्लॉकेज कर लिया। तो हमेशा इस तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम जो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उनका रख रखाव बहुत टाइम लेने वाला है, ठीक है। बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है उनको क्लीन करने में, ठीक है। और इसको फिर से सर्विस में, अगर मान लो उस तरह का वो ब्लॉकेज हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगने वाला है। इसके बाद जब साफ़ करके इसको हम फिर से सर्विस में लाएं, उसके लिए इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, इसका सफाई करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह के सिस्टम में, ठीक है, वाटर स्प्रिंकलर या वाटर स्ट्रीम वाले सिस्टम में। गॉट दैट?